Hello students, in my video I am explaining the chapter of the biology that is the fundamental unit of life. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा बहुत आपका कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. नाउ आई एम रिमाइंडिंग द कॉन्सेप्ट in this video and study about the cell. Further, I am explaining the concept so you can remind the topic that I have studied earlier. Let's see what is the cell. हमने सेल के बारे में पढ़ा था, क्या होता है सेल. What is the cell? Cell is the concept. What is the cell? सेल क्या है? सेल इज द, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी लाइफ की एक स्ट्रक्चरल एंड कैसी है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. सेल हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल, सेल हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय सेल. मेड बाय सेल क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं? सेल से. एंड इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ऑल आर परफॉर्म बाय द सेल. एंड वी कैन से कि ऑल द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय द बॉडी आर परफॉर्म बाय द सेल. की जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी शो करता है, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक डाइजेशन, ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द सेल. सो वी कैन से सेल जो है इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. समझ रहे बात? all the functions are performed by the cell. Performed by the cell. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कि सेल जो है that is also called basic unit of life. Basic building unit of life. इसे हमारी लाइफ की बेसिक बिल्डिंग यूनिट भी कहा जाता है. बेसिक बिल्डिंग यूनिट लाइफ की बेसिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा घर किससे बनता है? ईंटों से. हमारा जो घर है ईंटों से बनता है, यानी ब्रिक से बनता है. ब्रिक से बनता है. ब्रिक से क्या बनती है? वॉल बनती है. वॉल से क्या बनता है? वॉल को मिला देते तो रूम बनता है. आप जानते हैं रूम को, सभी रूम को कलेक्ट कर देते तो हाउस बनता है, और हाउसेस को कलेक्ट कर देते तो एक बिल्डिंग बन जाती है. ठीक है. जस्ट लाइक हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है. मिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में. जस्ट लाइक हमारी बॉडी में बेसिक, हमारे घर की बेसिक यूनिट क्या हो गई? ब्रिक है. जस्ट लाइक हमारी बॉडी के अंदर बेसिक यूनिट ऑफ हमारी लाइफ की जो है दैट इज द सेल. क्या कहलाती है? सेल. अगर हम सेल को मिला दें तो ग्रुप ऑफ सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. जैसे ग्रुप ऑफ ब्रिक वॉल बनाता है, ठीक है से, ठीक इसी प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल दैट मेक द टिश्यू क्या बनाता है? टिश्यू. टिश्यूज को कलेक्ट कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन. ऑर्गन्स को फॉर्म कर देते तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है. जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था. एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, एक मल्टी सेलुलर बॉडी का जो होता है फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो अब इस प्रकार से कि यहाँ पर एक मल्टी सेलुलर बॉडी हमारी तैयार होती है. सो वी कैन से कि सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द लाइफ. आगे बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल. डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने की. ठीक है. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की 1665 में बाय द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. बाय द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. बाय द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कॉर्क मतलब बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की छाल से जो पेड़ होता है, स्टेम होता है, उसका ब्राउन ब्राउन पोर्शन, रफ जो पोर्शन होता है आउटसाइड, उसको एक स्लाइस लेके उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, सबसे पहला माइक्रोस्कोप दैट इज वी कैन से द कि अपना खुद का डिजाइन माइक्रोस्कोप जो है उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा स्मॉल ऐसे बॉक्सेस बने हुए, स्मॉल बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए. एंड रिजेंबल बाय द
हनी कॉम, आपने देखा होगा इस टाइप से हनी कॉम का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें भी इस टाइप के पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ही नेम द बॉक्स दिस कॉल्ड सेल, इन्होंने उनको नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखे इनको क्या नाम दिया, सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड दैट इज मीनिंग ऑफ लिटिल रूम, उसका मीनिंग होता है एक लिटिल रूम। समझ रहे बात? ठीक है, अब सेल जो है सिर्फ इन्होंने डिस्कवरी की सेल की, कि सेल जो है क्या है, सेल इज अ स्मॉल कंपार्टमेंट जस्ट लाइक द हनी कॉम। तो इन्होंने डिस्कवरी की है सेल की, इन्होंने ये नहीं बताया कि हम सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स ऑल आर मेड बाय द सेल, इन्होंने इस चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी, डिफरेंट टाइप की डिस्कवरीज हुई है इसके अलावा। तो यहाँ पर सेल की डिस्कवरी आपको बताई मैंने रॉबर्ट हुक ने की। इसके अलावा सेल के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन पूरे बॉडी के सारे और फंक्शंस को, सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है। जस्ट लाइक सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उन सारे कामों को, उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। क्या कहलाता है वो, न्यूक्लियस कहलाता है। एंड द न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की है एंड डिस्कवर्ड इन 1831। इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। सो वी कैन से कि न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ द सेल दैट लाइक ब्रेन ऑफ द सेल, वो सेल का ब्रेन कहलाता है बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल। सो दैट्स वाई इट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए ये सेल है, सेल की ये बाउंड्री है। ठीक है, सपोज दैट ये सेल की बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री और अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल की बाउंड्री और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड फिल होता है। द लिक्विड दिस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, विस्कस लिक्विड दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है, दो लिविंग कंटेंट है, साइटोप्लाज्म और दूसरा कौन सा हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, द लिविंग कंटेंट एंटायर दैट सराउंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द सेल, जो कि सेल के अंदर का वो लिविंग कंटेंट जो एक बाउंड्री से सराउंड रहता है। सो द लिविंग कंटेंट कौन सा हो गया, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। This living content of the cell which is surrounded by the boundary of the cell. So this term, the combination of nucleus and cytoplasm, that is called protoplasm. Protoplasm क्या कहलाता है ये, प्रोटोप्लाज्म। आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रीवियस स्लाइड सम, ठीक है, so that you can understand well nucleus and cytoplasm, protoplasm. So protoplasm, the term protoplasm is given by the Purkinje in 1839 इसको डिस्कवर किया पुरकिंजे ने। ठीक है, इसके बाद आपके दो आपके साइंटिस्ट आए। ठीक है, एक था आपके दो बायोलॉजिस्ट थे, एक थे आपके मैथियास श्लाइडेन 1838 और दूसरा था थियोडोर श्वान, सॉरी, ठीक है, 1839। इन दोनों ने अपने अपने व्यूज दिए। ठीक है, मैथियस शेलाइडेन इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था रॉबर्ट हुक ने कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पर इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर कि शेलाइडेन एंड श्वान, इन दोनों का क्या रोल है कि इन्होंने ये बताया, शेलाइडेन ने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड बाय सेल। ठीक है, और थियोडोर श्वान ने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड बाय सेल। ऑल एनिमल्स मेड बाय सेल, किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो इन दोनों का जो व्यू था, इन दोनों ने अपने व्यू को कंबाइन करके, ठीक है, अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की, एक थ्योरी प्रेजेंट की। द नेम द थ्योरी इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। क्या कहलाती है, सेल थ्योरी। सो वी कैन से सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द श्लाइडेन एंड श्वान। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी कि इन्होंने वही पॉइंट बताया, इन दोनों को मर्ज कर दिया इस थ्योरी में कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बाय द सेल। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बाय सेल, मेड बाय सेल्स। किससे बने होते हैं, सेल से। ठीक है, एक पॉइंट उन्होंने अपनी थ्योरी में दिया
कि एक तो इन्होंने बता दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बाय सेल। इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और दिया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, जैसे कि सेल, क्योंकि हमारी सारी बॉडी जब सेल से बनी है, सारे काम कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। सो वी कैन से कि सेल इज द बेसिक यूनिट लाइफ। सो सेल थ्योरी के इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए। अब इसमें क्या हुआ, एक और डिस्कवरी आई विरकोव की। ठीक है, विरकोव विरकोव ने 1855 में विरकोव ने 1855 में सेल थ्योरी को थोड़ा सा इम्प्रूव और कर दिया और उसमें अपना एक और व्यू था वो सजेस्ट किया। ठीक है, विरकोव ने, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो विरकोव थे उन्होंने अपना एक व्यू और सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाइड करके एक व्यू और उसमें ऐड कर दिया। इसमें अपना व्यू क्या था इनका कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इनका जो व्यू था कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर नई सेल पुरानी सेल से बनती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ किससे होती है, सेल के डिवीजन से होती है कि सेल आप डिवाइड करती है तो नई सेल बनती है। सो वी कैन से कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो हम एक इतने सा बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वी इतनी सारी सेल्स है हमारी बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, और हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स है, मिलियन ऑफ सेल्स हैं। बट इमेजिन दैट कि वी ऑल प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल सेल। हम सब का फॉर्मेशन किससे हुआ है, सिंगल सेल से हुआ है। एंड द सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइज्ड एग। क्या कहलाती है ये, फर्टिलाइज्ड एग। यानी हम इतने बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी में मिलियन ऑफ सेल है होने के बावजूद हम ये कहें कि हम सबका फॉर्मेशन किससे हुआ है, सिंगल सेल से हुआ है। एंड दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग। आपने देखा होगा 8th में पढ़ा था कि जो मेल सेल होती है, मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है क्या कहलाता है, वो स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गैमीट होता है आपका, फीमेल गैमीट, ठीक है, ये क्या होता है, एग। ये पढ़ा था हमने, फीमेल गैमीट। इन दोनों का जब फ्यूजन होता है, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो इससे क्या बनता है, एग। यानी जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो एग क्या होगा, फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग बन गया। ठीक है, ये फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम कहता है जाइगोट। अब इसका और इसका दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। तो जब दोनों के न्यूक्लियस, माना ये एग का न्यूक्लियस और ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ऐसा कुछ था 8th में, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो दोनों ने मिलकर एक न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइज्ड एग कहलाया। फर्टिलाइज्ड एग यानी वी कैन से दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। अब इसके अंदर डिवीजन होता है, क्या होता है, डिवीजन। जब इसमें डिवीजन होता है तो एक सेल से 2 सेल्स बनती है। यानी सेल, वी कैन से कि सेल हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द न्यू सेल ऑफ देयर ओन काइंड। यानी सेल जो होती है रिप्रोड्यूस करती है, यानी सेल अपनी जैसी दूसरी नई सेल को बनाने की कैपेसिटी रखती है। सो दिस इज कॉल्ड द सेल रिप्रोडक्शन कहलाता है कि जब एक सेल अपनी जैसे ही नई सेल को डेवलप कर देती है। ठीक है, तो सेल हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द न्यू सेल ऑफ देयर ओन काइंड। सो दैट इज द सेल रिप्रोडक्शन। तो सेल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे कि सेल जो होती है अपनी नई सेल को प्रोड्यूस करती है। तो एक सेल से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बन जाता है। धीरे धीरे उसके तो और डेवलप हो जाता है और उसमें ग्रुप मतलब आपके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होने लगते हैं और एक मल्टी सेलुलर बॉडी तैयार होती है। ठीक है, सो वी कैन से कि वी आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड डेवलप बाय द सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, सो वी कैन से कि ऑल द सेल्स अराइज। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि विरकोव का कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि हम नई सेल्स होती हैं, सभी जो न्यू सेल्स बनती हैं वो किससे आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुरानी सेल से। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पुरानी सेल से ही क्या होता है, डेवलप होती है। सो वी कैन से यहाँ पर ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई विरकोव की कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर मैंने लिखा है सारा प्रूव हो जाता है यहाँ पे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए एक और डिस्कवरी की बात करते हैं। कि सबसे पहले एक और साइंटिस्ट आए, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया थोड़ा सा जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, रॉबर्ट हुक का जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उससे थोड़ा सा बाद में इंप्रूव हो गया माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर उन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर।
फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, लिविनहॉक को ये श्रेय आता है कि सबसे पहले इस चीज का इनको वो है श्रेय मिलता है कि फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स किसने ऑब्जर्व की बाय द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया और इसके बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। सो दीज आर द इन सेल्स का नाम होता है एल्गी, दैट इज द स्पाइरोगायरा। इस सेल का नाम क्या है? एल्गी। कौन सी एल्गी? स्पाइरोगायरा। यानी स्पाइरोगायरा जो एल्गी होती है, जो आपने देखी होगी पॉन्ड पे ग्रीन ग्रीन लेयर छा जाती है जिसको हम हिंदी में काई कहते हैं, वो स्पाइरोगायरा एल्गी है। दैट वाज द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। सबसे पहले इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया लिवेनहॉक ने, फ्री लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की लिवेनहॉक ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप और ज्यादा इंप्रूव होता गया। फिर ठीक है, जो माइक्रोस्कोप इंप्रूव हो गया कि वो बहुत छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, ऐसी स्मॉल साइज थिंग्स दैट वी कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई। सो बाद में माइक्रोस्कोप आया, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, दिस माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय द जैकेरियस जेनसन। इसको डिस्कवर करने का श्रेय जाता है जैकेरियस जेनसन। ठीक है, लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा डीप स्ट्रक्चर, हम छोटी चीज को बड़ा करके तो देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोप से, लेकिन अगर हमें उस छोटी चीज का और भी ज्यादा डीप स्टडी करनी है तो हम इस माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने के लिए इस स्मॉल चीज का, जिसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देखते, समझे, वो छोटी चीज जिसको हम अपनी आई से नहीं देख पाते, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन और भी ज्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो इस चीज को डेवलप करने के लिए जो श्रेय जाता है उनको जाता है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि अगर हमें स्मॉल चीज का, जो चीज हम अपनी नेक डाई से, जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसकी डीप स्टडी अगर हमें करनी है तो इसकी प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी नॉल एंड रस्का ने। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ये पॉसिबल हो सका कि एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक सेल के अंदर क्या क्या और स्ट्रक्चर्स हैं, वी कैन फाइंड इजिली, वी कैन स्टडी अबाउट द इन डिटेल बाय द हेल्प ऑफ द नॉल एंड रस्का। सो नॉल एंड रस्का के जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके जरिए हम उस स्टडी को उस सेल की स्टडी को करने के लिए क्या हो सके हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे बात करते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अब देखिए सेल का साइज कैसे वेरी करता है। अब हम बात करेंगे जो सेल का साइज है, क्या साइज ऑफ एनिमल पर कैसे रिलेट करता है, हाउ द सेल साइज, जो आपका सेल साइज है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सेल साइज। जो सेल का साइज है आपका ऑर्गेनिज्म के साइज पर रिलेट करता है, ऑर्गेनिज्म साइज पर रिलेट करता है या नहीं, रिलेट और नॉट। देखो सेल का साइज ऑर्गेनिज्म के साइज पर कैसे रिलेट करता है। अगर मैं बात करूं एक एलिफेंट की, ठीक है, और एक मैं रैट की बात करूं, चाहे ये बहुत छोटा एनिमल है और इसके मुकाबले में जो एलिफेंट है बहुत बड़ा है, तो दोनों में सेल्स का साइज सेम है, चाहे वो रैट की सेल हो चाहे एलिफेंट की सेल हो। ये नहीं है कि अगर एलिफेंट बड़ा है तो उसकी सेल का साइज बहुत बड़ा होगा, चूहा छोटा है तो उसकी सेल का साइज छोटा, नो मैटर यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म छोटा है या बड़ा है, सेल का साइज सब में सेम है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन नंबर ऑफ सेल वेरी करता है, नंबर ऑफ सेल, सीधी सी बात है, अगर छोटा स्ट्रक्चर होगा तो नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगी। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि यहाँ पर सेल का साइज और ऑर्गेनिज्म का साइज कैसे आपस में रिलेट करते हैं। सेल का साइज ये नहीं कि आप छोटे ऑर्गेनिज्म को लेके चल रहे हैं तो उनमें सेल का साइज छोटा है और अब बड़े ऑर्गेनिज्म को लेके चल रहे हैं तो सेल का साइज बड़ा है, नहीं, सभी में सेल का साइज कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन सेल का नंबर अलग अलग होता है। अगर नंबर ऑफ सेल्स कम है, अगर नंबर ऑफ सेल्स कम है, समझ रहे बात, अगर नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी तो आपका स्ट्रक्चर छोटा है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर रेट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं और इसकी बात करें एलिफेंट की तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है कि रेट के अंदर का सेल का साइज छोटा है और एलिफेंट के अंदर सेल का साइज बड़ा है, ये नहीं है, दोनों में सेल का साइज सेम है। अगर मैं बात करूं ओनियन की, फॉर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर ओनियन बल्ब ले ले, एक ओनियन ले ले, एक छोटी ओनियन और एक बड़ी ओनियन की ले लें, ठीक है, ऐसे दो छोटी ओनियन है एक बड़ी ओनियन है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सेल का साइज कैसा रहेगा, सेल का जो साइज है दोनों में, ठीक है, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के अंदर सेल का साइज जो है
आपका आप जो है सेल का साइज आपका सेम है, इसमें भी सेल का साइज सेम है, इसके अंदर भी सेल का साइज सेम है, लेकिन ये चीज नहीं है कि आपका जो सेल है, ठीक है, वो नंबर ऑफ सेल्स में डिफरेंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेल्स का जो नंबर है वो कम है, नंबर ऑफ सेल कम है छोटे ओनियन में, और मैं अगर इसमें बात करूं तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं। तो यहाँ पर ऐसे बात करते हैं कि सेल का साइज, नो मैटर कि सेल ऑर्गेनिज्म बड़ा है या छोटा, सेल का साइज दोनों में सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल डिफर होती है। जिस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर छोटा होता है उसका नंबर ऑफ सेल कम है, जिसमें बड़ा है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ सेल्स वेरी करती है कि साइज कैसा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इन सेल की। अब सेल जो है एक है, कोई ऑर्गेनिज्म कितनी सेल से बना है, एक सेल से बना है या दो सेल से बना है, इसके आधार पर सेल ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सेल से बॉडी बनती है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी सेल से बनते हैं। इसके अलावा दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। लाइक आपके अमीबा आ गया, एक एल्गी होती है दैट इज कॉल्ड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल सिंगल सेल के एग्जाम्पल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपकी फंगी होती है, फंगी इज द मल्टी सेलुलर, ठीक है। फंगी आपका वो फंगी जो होती है जो आपकी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी, ईस्ट होती है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। बाकी आपके प्लांट्स आ गए, आप जानते हैं एनिमल्स आ गए, एंड इंक्लूडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आ गए। ये सारे हमारे कैसे होते हैं, मल्टी सेल स्ट्रक्चर। सो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर कितना है उसके आधार पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है आपके, यूनिसेलुलर और कौन से हो गए, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ही सेल की बॉडी है, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, आपके क्लेमाइडोमोनास बैक्टीरिया, मैंने एग्जाम्पल बताए हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज्यादा, मोर देन वन सेल से बनी है, लाइक फंगी हो गया, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं आपके, और ह्यूमन बींग का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो शेप एंड साइज ऑफ द सेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट कि शेप एंड साइज ऑफ सेल। इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले भी अभी डिस्कस किया है कि हम चाहे कितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वी आर ऑल डेवलप बाय द सिंगल सेल। हम सभी का फॉर्मेशन किससे हुआ है, एक सिंगल सेल से, एंड द सिंगल सेल इज कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग। और वो सिंगल सेल क्या कहलाती है, आप जो देख रहे हैं वो सिंगल सेल दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग। किस नाम से जानी जाती है वो, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग which has the cell has capacity to produce the new cell of their own kind, नई सेल बनाती है, ठीक है, जिसके कारण बॉडी का डेवलपमेंट होता है। सो वी कैन से द ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप बाय द सिंगल सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब देखिए, हमारी जो शेप एंड साइज की बात करें तो हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। शेप, किसी की शेप कैसी है, इलोंगेटेड है, किसी कोई लंबी सेल्स है, जैसे मसल सेल्स होती हैं, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स है। नर्व सेल की बात करें तो ऐसे ब्रांच होती है, ठीक है, ऐसे लॉन्ग और इलोंगेटेड और ब्रांच होती है। आपकी कुछ सेल्स होती है ओवल इन शेप में होती है, फैट सेल्स होती है। कुछ आपके जैसे ओवम होता है वो ऐसे होती है, आपके स्फेरिकल इन शेप होती है। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स की शेप होती है, ठीक है। बट द फंक्शंस डिसाइड द सेल शेप। जो कोई सेल कैसा काम करती है, किस टाइप से उसका काम क्या है हमारी बॉडी में, उसके आधार पर सेल का शेप और साइज क्या होता है डिटरमाइन किया जाता है। तो वेरी करती है हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप की सेल्स है हमारी बॉडी, छोटी से लेकर बड़ी तक। सेल का साइज अलग अलग है, सेल की शेप डिफरेंट वेरी कर रही है। देख रहे हैं आप, ये हमारी बॉडी की सेल्स है, ये आपकी फैट सेल हो गई, ये आपकी कौन सी है, गोल है ना, स्फेरिकल है, ये ओवम सेल हो गई, ये आपकी नर्व सेल हो गई, ये आपकी मसल सेल हो गई। सो वी कैन से वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। सेल्स वेरी करती है हमारी बॉडी में, डिफरेंट साइज की सेल्स है हमारी बॉडी में, शेप अलग है, लेकिन द फंक्शन जो है डिसाइड करता है, सेल का जो फंक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि सेल की शेप क्या है, साइज क्या है, उस हिसाब से हमारी बॉडी में सेल की शेप और साइज होता है, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में जैसे आपके, अगर हम बात करें इस टॉपिक के लिए कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल जो है,
देखिए हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, स्मॉल इन साइज की होती है, और वी कैन नॉट सीन बाय द नेक डाइज। बहुत अलग अलग शेप की बात हो गई कि हमारी बॉडी में वेरी करती है, वेरी द सेल्स की शेप अलग है, उनका साइज डिफरेंट होता है, एंड द शेप एंड साइज इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शन ऑफ द सेल, कि वो सेल कैसा काम करती है उस आधार पर डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में या हमारी सराउंडिंग में स्मॉलेस्ट सेल से लेकर लार्जेस्ट सेल तक होती है। तो हमारी सराउंडिंग की सेल में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो सराउंडिंग है वहां पर छोटी से लेकर हमारे वर्ल्ड के अंदर, मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर छोटी से लेकर बड़ी सेल तक, ये यानी एक छोटी सेल जो बहुत ज्यादा छोटी है और एक बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इन द वर्ल्ड की बात करिए, हमारे संसार में सबसे छोटी सेल क्या होती है? माइकोप्लाज्मा की सेल होती है, दैट इज द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और अब मैं वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो वो होती है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी सेल है ऑस्ट्रिच एग, बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, इसका जो आपका जो बैक्टीरियल सेल है इसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, बहुत छोटा है। जबकि ऑस्ट्रिच सेल इसका बात करूं, ऑस्ट्रिच एग का, तो इसका जो साइज होता है 18 सेंटीमीटर के लगभग होता है, 18 सेंटीमीटर, इतना फर्क है। तो सो यू कैन सी इजिली बाय द नेक डाइज, हम इसको ऑस्ट्रिच एग को आसानी से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया हमारी वर्ल्ड में सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा की सेल, जो कि हमारी बैक्टीरियल सेल है, और इसका साइज होता है 0.1 से वेरी करता है कि 0.5 तक के माइक्रोमीटर में रहता है। अगर और बड़ी बात करें तो ऑस्ट्रिच एग होता है, इसका साइज होता है 18 सेंटीमीटर के लगभग। और हम अगर अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल होती है, सबसे लंबी सेल है नर्व। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल, लॉन्गेस्ट सेल में लंबाई में बात करूं और डायमीटर में बात करूं तो कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की नर्व सेल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर की। ठीक है, नर्व सेल होती है, ये न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, न्यूरॉन कहलाती है। अगर मैं इसमें बात करूं आपके जो है स्मॉलेस्ट सेल हो गया आपका हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की स्मॉल डायमीटर में बात करें, स्मॉलेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी की, दैट इज द स्पर्म सेल। और डायमीटर में ही अगर मैं लूं तो ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल है, दैट इज द फीमेल एग ओवम, फीमेल ओवम। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लंबाई में अगर देखें तो नर्व सेल हमारी सबसे बड़ी है, दैट इज द लॉन्ग कितनी है? 1 मीटर लॉन्ग। लेकिन अगर मैं डायमीटर में बात करूं तो हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्पर्म सेल काउंटिंग में आती है, और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल होती है फीमेल ओवम। सो ये इस टाइप से शेप और साइज हमारे डिटरमाइन होते हैं कि, एंड ऑल दीज साइज एंड शेप इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शन ऑफ द सेल। किससे डिटरमाइन की जाती है कि सेल कैसा काम करती है, उसके आधार पर सेल ठीक है होती है, सेल की शेप एंड साइज डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सेल, प्लांट सेल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि प्लांट सेल जो होती हैं, प्लांट सेल की शेप कैसी होती है। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी है शेप देखने के लिए। तो एक्टिविटी देखेंगे, सबसे पहले एक ओनियन बल्ब है, जैसे ओनियन है ये। ठीक है, ये ओनियन ली हमने। ठीक है, इसका ऊपर से छिलका उतार के इसको, इसमें से एक पील निकाल लेंगे। देखिए जैसे नॉर्मल सी ओनियन अगर हम छीलते हैं तो ट्रांसपेरेंट पील निकलती है, ट्रांसपेरेंट। प्लांट सेल की एक्टिविटी है ये आपकी एक्टिविटी, टू ऑब्जर्व द प्लांट सेल, टू ऑब्जर्व प्लांट सेल के लिए, इसके लिए ओनियन पील की एक्टिविटी है। ठीक है, ओनियन ये एक्टिविटी ओनियन पील के लिए, तो ओनियन हमने ले ली, इसमें से ऊपर से छिलका कवरिंग उतार के अब आप इसमें से ट्रांसपेरेंट पील निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्सिप चिमटी होती है, फॉर्सिप होती है, थ्रेडिंग वगैरह काम आती है, वो उस टाइप की फॉर्सिप होती है, उससे आपने एक ट्रांसपेरेंट पील ले ली। ठीक है, क्योंकि आप ड्राई ना हो इसलिए सबसे पहले उसको एक वॉच ग्लास में, कांच का वॉच ग्लास होता है, इसमें वाटर लेंगे और इसमें पील को रख देंगे। ठीक है, इसमें रख देते हैं तो उससे क्या होता है, प्रिवेंट करती है कि वो ड्राई ना हो, सूखे ना। अब हमने इस वॉच ग्लास में पानी लिया और इस पील को इसमें रख दिया, और पानी में रखने से ये होता है कि वो ड्राई ना हो, प्रिवेंट ड्राइंग अप, है ना, प्रिवेंट टू ड्राइंग अप। ठीक है, इसको ड्राई होने से प्रिवेंट करती है। अब हमने क्या करा, इसको निकाला, इसमें एक कलरिंग सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमने एक कलर स्टेन डालते हैं, स्टेनिंग करते हैं। अभी हमें स्टेनिंग करनी है, स्टेनिंग के लिए कलर यूज किया जाता है, कलरिंग सॉल्यूशन है, जो कि एक डार्क मजेंटा कलर होता है, पर्पल टाइप, पर्पल डार्क कह लें, डार्क पिंक या मजेंटा कलर होता है इसका,
सैफ्रेनिन सॉल्यूशन डालते हैं, ये एक स्टेन कहलाता है, कलर है ये। जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो 2-3 मिनट इसको छोड़ दो ताकि जो पील है वो कलर्ड हो जाए, डार्क पिंक कलर की हो जाए। अब अगर आपको लगता है कि उस पर एक्स्ट्रा कलर आ गया है तो उसको दोबारा से वॉश करना है, ठीक है। वॉश करेंगे टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्टेन, टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ग्लास लाइट ऐसे कांच की पट्टी सी होती है, स्ट्रिप होती है, इसके सेंटर में इस जो आपने कलर किया है, जो पील को कलर किया, उसका एक छोटा सा इसमें अच्छी सी शेप में ले लेंगे। अगर आपकी ऐसा भी हो सकती है, रेगुलर शेप में भी हो सकती है पील, तो आप छोटा सा ब्लेड से कट करेंगे और एक रेक्टेंगुलर पीस इसके सेंटर में रख देंगे, ठीक है, जो आपने कलर किए पील। अब क्या करें, हम इसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ड्राई हो जाएगी, तो क्या करें, इसको मॉइस्ट, अब पानी में तो रखना नहीं है दोबारा, तो इसको मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट रखने के लिए हम इसकी माउंटिंग करते हैं, माउंट बाय द ग्लिसरीन, ठीक है। स्टेनिंग एंड माउंटिंग दो होती है, और जब हम स्टेनिंग और माउंटिंग दो काम कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ स्लाइड, ये जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज अ टेम्परेरी माउंट। स्लाइड की बनाना इस टाइप से बनाना, स्टेनिंग करके और उसको माउंट करके, ये माउंटिंग कहलाती है। जब ग्लिसरीन डालते हैं तो ये माउंटिंग कहलाती है, जब कलर डालते हैं तो स्टेनिंग कहलाती है, ठीक है। और दोनों प्रोसेस हम कर रहे हैं और एक स्लाइड बना रहे हैं स्टेनिंग से और माउंटिंग से। सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी माउंटिंग, टेम्परेरी माउंटिंग, टेम्परेरी माउंटिंग कहलाती है, ठीक है। इस टाइप की स्लाइड बनती है, टेम्परेरी माउंटिंग कहलाती है। माउंट कर रहे हैं क्योंकि ये ड्राई ना हो, इसलिए हमने इसके ऊपर ग्लिसरीन डाल दी है। ऐसे ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल देंगे। अगर आप इसमें ग्लिसरीन डाल देंगे फिर इसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो ग्लिसरीन स्टिकी सब्सटेंस है, तो आपके लेंस जो होते हैं माइक्रोस्कोप पे स्टिक हो जाएगा। तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या डालते हैं, कवर स्लिप, ऐसे कांच की सी प्लास्टिक की सी पत्ती होती है ट्रांसपेरेंट, वो इसके ऊपर ढकते हैं। धीरे धीरे ढकना है, ये ध्यान रखना है बबल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कवर स्लिप इससे प्रोटेक्ट कर देंगे। और आप लगता है कि इसमें जो ग्लिसरीन ऐसे ऐसे करके बाहर आ गया तो उसको ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर, उससे हम इसको साफ कर देंगे ताकि आपकी जो स्लाइड देखने में लगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। अब इसको माइक्रोस्कोप में आपकी स्लाइड रेडी हो गई, टेम्परेरी माउंटिंग हो गई, और अब आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें सेल का जो स्ट्रक्चर है क्लोजली पैक दिखाई देंगी सेल्स, उनके बीच में गैप नहीं है, और रेक्टेंगुलर शेप में होंगी सेल्स। सेल की स्ट्रक्चर दिखाई देगी रेक्टेंगुलर, जबकि आप देख रहे हैं मिलियन ऑफ, इसमें ही हमें बहुत, एक छोटी सी पील में बहुत सारी सेल्स दिखाई देंगी। तो आप ये सोचो कि जब ओनियन इतना बड़ा है तो उसमें तो और भी ज्यादा मिलियन ऑफ सेल्स है, लेकिन चाहे वो ओनियन छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेल का साइज लगभग सब में सेम होता है। सेल का साइज सब में सेम है, लेकिन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने भी बताया था। अब आप जब माइक्रोस्कोप से इस टाइप को देखेंगे तो आपको सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा, ठीक है। सेल्स कैसी है, क्लोजली है, क्लोजली पैक्ड दिखेंगी, और ये बाउंड्री दिखेगी, डार्क बाउंड्री दिखेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। क्या कहलाती है ये, सेल वॉल दिखेगा आपको। इसके अंदर साइड में, क्योंकि प्लांट सेल है तो साइड में एक स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। साइड में दिखेगा, प्लांट सेल में साइड में होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। तो आपको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा, जस्ट लाइक डॉट की तरह दिखाई देगा, उसका डीप स्टडी दिखाई देगा। अगर हमें न्यूक्लियस का डीप स्ट्रक्चर देखना है तो फिर वही बात, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन स्टडी इन डिटेल अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप यूज कौन सा माइक्रोस्कोप कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो जनरली आपकी लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, सो ठीक है, आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और आपको ये खाली स्पेस, जितना भी खाली स्पेस, ये डॉट दिखाई दे रहा है सब में साइड में, और आपको एक खाली स्पेस दिखाई देगा। इसका मतलब इस खाली स्पेस में एक लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। यानी जब आप इस पील को स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है लेबोरेटरीज में, तो आप जब उससे देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, ऐसे ब्रिक टाइप की, ईंटों की तरह। ईंट, जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। आपको मैंने बताया था कि बेसिक बिल्डिंग यूनिट है हमारी लाइफ की सेल। तो जैसे हमारी ईंटों को मिला मिला के क्या बनती है, दीवार बनती है, ठीक है। इसी प्रकार दीवार का पैटर्न होगा, बिल्कुल जस्ट दीवार का पैटर्न, की दीवार जैसे ईंटों को मिलाते हैं तो एक दीवार बनती है, जस्ट लाइक। तो हमें उस पील के अंदर ब्रिक लाइक शेप्स होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स, वो आपकी सेल्स दिखाई देंगी जो क्लोजली पैक्ड होती है। आप देखोगे जब दीवार बनती है तो जब दो ईंटों को लगाते हैं तो बीच में वो मजदूर क्या करता है, उनके बीच में मसाला फिल कर देता है, सीमेंट फिल कर देता है, ताकि वो उनका जो गैप है वो बिल्कुल फिल हो जाए। सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर सेल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती है। आपने क्या देखा, इसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप सेल्स दिखाई देंगी जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी, एक बाउंड्री दिखाई देगी बाहर, दैट इज अ सेल वॉल कहलाएगी, और हमें एक डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो थोड़ा सा साइड में, वो सेंटर में नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। और इसके बीच में जो खाली ब्लैंक स्पेस होगा, दैट वाज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो इन दिस वे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से प्लांट की सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये किया जा सका, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।